फ्रेंड, आप सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे प्रशिक्षुगण अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समास का जो पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बाकी बच्चे समास के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि समास क्या है और समास के भेद कितने हैं, और भेद में एक एक भेद को जान चुके हैं। तो जिसमें हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों, समास क्या है? तो समास सम उपसर्ग के अस धातु के मिलने से बनता है समास, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। और समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण होता है तो समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास विग्रह क्या है? जब समासिक पद को दो भागों में तोड़ते हैं वही समास विग्रह कहलाता है। यानी समस्त पद को अपनी पूर्व विभक्तियों के आधार पर अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। उसके बाद फिर समास देख लेते हैं कि कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो सम उपसर्ग अस धातु और धई प्रत्यय से मिलकर समास का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। फिर समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद 6 होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास क्या है? जिस समास का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है उसमें से द्वितीया सप्तमी से विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है। यानी जो तत्पुरुष समास होता है उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और पूर्व पद प्रधान रहता है। इसमें सभी विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि संस्कृत में कारक चिन्ह 6 होते हैं और हिंदी में 8 होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? तो ये पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि सूत्र क्या है। तो विशेषणम विशेषण बहुलम। परिभाषा देख लेते हैं। जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण या उत्तर पद तथा उत्तर पद में विशेष होता है तो कर्मधारय समास होता है, यानी कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एक परिभाषा इसकी और कह सकते हैं। दोस्तों, एक परिभाषा इसकी हम और कह सकते हैं कि जब समस्त पद के पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद जो है उपमान हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। ऐसा जो समास होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण हमारा है समासिक पद, समास विग्रह और क्रमांक संख्या। तो पहला जो हमारा उदाहरण है महादेवा, इसका समास विग्रह होगा महान चासो देवा, यानी महान है जो देव। महादेवा का समास विग्रह होगा महान चासो देवा, जिसका अर्थ होगा महान है जो देव। फिर सेकंड है महान कवि, इसका समास विग्रह होगा महान कवि, यानी महान है जो कवि। मुखचंद्र, थर्ड जो हमारा उदाहरण होगा मुख चंद्र, जिसका समास विग्रह होगा चंद्र इव मुखम, यानी चंद्र के समान मुख। फिर फोर्थ जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा महात्मा, जिसका समास विग्रह होगा महान चासो आत्मा, यानी महान है जो आत्मा। दोस्तों, इन सभी जो समासिक यानी समस्त पद जो हैं इनके समास विग्रह याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि सबके समास विग्रह याद करना आप लोगों को अति आवश्यक है। कभी समास विग्रह दे दिया या फिर समास विग्रह करने को आ गया, क्योंकि संस्कृत में रूल होते हैं और ज़्यादा नहीं, आपको बस सब में जैसे कि कर्मधारय में चासो या इव का प्रयोग होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, बस यही प्रयोग होता है। आप लोगों को वैसे ही उसका समास विग्रह करना है। और तत्पुरुष जैसे समास होता है तो उसमें विभक्तियाँ लगती हैं, जैसे कि आप लोगों ने शब्द रूप पढ़ा है ना, वैसे ही उसकी विभक्तियाँ लगती हैं। और जो अव्ययभाव समास होता है उसमें तो आप लोग पहचान कर ही सकते हैं कि उसमें प्रथम पद जो है अव्यय होगा। अब सेकंड जो हमारा आज का समास है वो है द्वंद्व समास। दोस्तों, द्वंद्व समास जो होता है उसमें हिंदी में योजक चिन्ह उसकी पहचान होती है या फिर बीच में और लिखा होता है। योजक चिन्ह का अर्थ दूसरा होता है और, बट संस्कृत में इसका जो सूत्र है वो है उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। तो परिभाषा देख लेते हैं। समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर च प्रयुक्त होता है। यह समास मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, जो द्वंद्व समास होता है उसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 पद दिए होंगे बट उसमें दोनों पद प्रधान होंगे और इसमें कोई किसी प्रकार का योजक चिन्ह नहीं लगता है, क्योंकि संस्कृत में योजक चिन्ह नहीं लगता। और विग्रह करने पर इसमें च लिखा जाता है। च का मतलब और होता है। जो हिंदी में होता है उसमें योजक चिन्ह लगता है, लेकिन संस्कृत में च लिखा जाता है विग्रह करने पर। ओके दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं प्रथम जो भेद है, यानी पहला जो भेद है द्वंद्व समास का, इतरेतर द्वंद्व।
इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इसमें दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं तथा दोनों पद अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि इसमें दोनों पद, जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद, ये दोनों अपनी अपनी प्रधानता तो रखते हैं, लेकिन जो अपना अर्थ होता है ये अलग अलग प्रकट करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो बेहतर समझेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। ये दोस्तों समासिक पद है, ये समासिक पद, और ये समास विग्रह, और ये अर्थ। देख लेते हैं इसमें क्या दोनों शब्द की जो प्रधानता है वो अलग अलग क्या है। पहला है हरि हरो, हरि हरो, तो इसका समास विग्रह होगा हरिचा हरिचा, जिसका अर्थ निकलेगा विष्णु और शिव। यानी इसमें अलग अलग प्रधान, दोनों शब्दों का जो है अलग अलग अर्थ है। यानी हरि हरो नाम तो सेम है, लेकिन एक हरि से विष्णु हो गया और एक हरि से शिव हो गया। फिर जो दूसरा हमारा उदाहरण है माता पितरो, माता पितरो, इसका जो समास विग्रह होगा माता चा पिता चा। दोस्तों इसमें चा का अर्थ और से लिया गया है। संस्कृत में चा का मतलब होता है और, तो इसका अर्थ होगा माता और पिता। दोस्तों इसमें भी देख लीजिए, माता चा पिता चा यानी अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। माता यानी माँ है और पिता यानी पिताजी हैं। फिर थर्ड उदाहरण है हमारा स्त्री पुरुषो, यानी स्त्री चा पुरुष चा। इसका अर्थ निकल के आ रहा है स्त्री और पुरुष, यानी इसमें भी अर्थ जो है अलग अलग प्रकट हो रहा है कि यानी स्त्री है और पुरुष है। ओके दोस्तों, आप लोगों को समझ आ रहा है। दूसरा जो हमारा समाहार द्वंद्व, जो द्वंद्व की दूसरा भेद है वो समाहार द्वंद्व है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें समासिक पद से एक समुदाय का बोध होता है। यानी इसमें जो समासिक पद होता है, समासिक पद को एक और नाम से जानते हैं, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस नाम से जानते हैं। हमने आप लोगों को कई बार बताया है। इसमें समासिक पद से एक समुदाय का बोध होता है तथा सदैव एक जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन होता है। यानी कि समासिक पद में एक समुदाय का बोध होता है, लेकिन जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन होता है। नपुंसकलिंग दोस्तों संस्कृत में हमारे जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, यानी जात के आधार पर पहचान करना। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुरुषलिंग होता है, और एक नपुंसकलिंग होता है। तो स्त्री से स्त्री जात का पता चलता है, पुरुष से पुरुष जात का पता चलता है। और नपुंसकलिंग में दोस्तों जो चीज़ें बेजान यानी निर्जीव होती हैं वो चीज़ों का वर्णन किया जाता है। यानी वो चीज़ें, वो उदाहरण सारे नपुंसकलिंग में आते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समासिक पद, समास विग्रह और अर्थ। पहला हमारा है हस्तपादम, हस्तपादम, हस्तोचा पादोचा। दोस्तों यहाँ पर चा का अर्थ और से प्रकट हो रहा है क्योंकि ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। हाथ और पैर, दोस्तों हाथ पैर दोनों नपुंसकलिंग हैं। दूसरा जो उदाहरण है रथा, रथा सोम, रथा शवम, यानी रथश्च और अश्वश्च, अश्वश्च यानी रथ और घोड़े। ये भी दोस्तों जो दोनों हैं नपुंसकलिंग एक वचन का उदाहरण है। फिर अनिर्सम यानी आहाचा निशाचा, यानी दिन और रात। आज का तीसरा जो है भेद देख लेते हैं द्वंद्व समास का। एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व समास, यानी कि जब समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है जो दोनों पदों का बोध कराता है, तो वहाँ एक शेष द्वंद्व होता है जहाँ समास में सदैव द्विवचन होता है। एक बार फिर से समझते हैं। जब समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है, यानी कि समास करने पर एक पद हमेशा शेष रह जाएगा और दोनों पदों का बोध कराता है, तो वहाँ एक शेष द्वंद्व होता है। इस समास में सदैव द्विवचन होता है, यानी 2 पद तो होते हैं, एक शेष रह जाता है, वही पदों का बोध भी कराता है और वो द्विवचन भी होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझेंगे। पहला है पितरो, पितरो यानी माताचा पिताचा, तो माता और पिता। दोस्तों ये पितरों का एग्जाम्पल हम लोगों ने उसमें भी लिया था, इतरेतर द्वंद्व जो इसका भेद था उसमें। तो ये पितरों एक ऐसा उदाहरण है जो कि एक शेष द्वंद्व समाहार में भी आएगा और उसमें भी आएगा, इतरेतर द्वंद्व समास में भी आएगा। इसी वजह से, क्योंकि ये द्विवचन भी है, यानी कि पितरों द्विवचन भी है, एक ही में दोनों का समाहार भी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं पुत्रो यानी पुत्रीचा, पुत्रचा यानी पुत्र और पुत्री। दोस्तों पुत्रो देखने में ही द्विवचन शब्द लग रहा है, लेकिन एक दूसरे का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो ये हमारा
आज का मतलब कि लास्ट द्वंद्व समास का भेद था। तो द्वंद्व समास में 3 भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा एकशेष द्वंद्व समास। तो इस तरीके से, और हाँ, संस्कृत में समास जो द्वंद्व समास होता है उसका जो समास विग्रह होता है वो चा से होता है, यानी चा योजक चिन्ह और का काम करता है, यानी इसकी जगह पे चा प्रयुक्त किया जाता है। द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास क्या है? इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। दोस्तों, जो द्विगु समास होता है इसका पहला पद संख्यावाची होता है। जो पहला हमारा उदाहरण है द्विगु समास का, पंचवटी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा है कि द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, तो पंच यहाँ पे संख्या है, तो इसका समास विग्रह होगा पंचानाम वटानाम समाहारा, यानी 5 वटों का समूह। दूसरा जो हमारा उदाहरण है त्रिभुवन, यानी त्रयाणाम भुनाना नाम समाहारा। दोस्तों, यहाँ पर समाहारा होगा, समाहारा यानी कि समूह, समाहारा मतलब कि समूह, तो 3 भवनों का समूह। तीसरा जो हमारा उदाहरण होगा अष्टाध्यायी, यानी अष्टानाम अध्यायना नाम समाहारा, यानी 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। आज का लास्ट समास देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास। ये समास का 6वां समास है और आज का लास्ट समास है। तो देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का सूत्र होगा दोस्तों अनेक मन्य पदार्थे। दोस्तों, यहाँ पर ये का नहीं होगा, गलत है, अनेक मन्य पदार्थे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें जो ना तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना तो उत्तर पद प्रधान होगा, इस कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो किस तरीके से होता है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला जो हमारा उदाहरण दिया हुआ है दशाननः, यानी दशः आनानि यस्य शाह, दशः आनानि यस्य शाह, यानी 10 आनन हो जिसके, अर्थात रावण। 10 जो सिर होते थे वो 10 जो सिर थे वो रावण जी के थे, इसलिए दशाननः का समास विग्रह होगा दशः आननानि यस्य शाह, यानी 10 आनन हो जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य शाह, यानी नीला कंठ हो जिसका, अर्थात कौन है, भगवान शिव। चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य शाह, यानी चक्र को धारण करने वाले कौन है, अर्थात विष्णु भगवान, यानी चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु भगवान। दोस्तों, आज हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा, यानी समास का दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, 3 समास के बारे में जाना। इससे पिछले की वीडियो में समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ और तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। दोस्तों, आप लोगों को हम कुछ समास दे रहे हैं, आप लोग उसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जिसमें पहला है महाराज। महाराज में कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और दूसरा जो हमारा समास है नीलपितम। नीलपितम में कौन सा समास है, इसका आप लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और समास किन 3 शब्दों से मिलकर बना, यानी कौन से उपसर्ग से और कौन से प्रत्यय से और कौन सी धातु से मिलकर समास बना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी वो क्या होता है, आप लोग वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी प्रशिक्षुगण क्लास नहीं जाते हैं या जिन्हें भी थोड़ी भी संस्कृत में प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो वो लोग अच्छे से संस्कृत पढ़ पाएँ, क्योंकि संस्कृत
हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कम से कम चीज़ों में क्या क्या आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या क्या आएगा। और मेन से मेन जितने भी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत जो पूछे जाते हैं वही एग्जाम्पल लेते हैं, सारे हम नहीं लेते हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। तो दोस्तों, इसी बात से अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद क्लास।